एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तो ये क्लियर कर ले। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। यार रश्नीर, थोड़ा सा तो शुगर कोटेड बोला करो। फेलियर टीचेस यू नथिंग। वो ना बहुत लोग ज्ञान देते हैं, मैं फेल हो गया बट मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब 1 घंटा सीख लिया तूने। मैं पिछले साल एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है, अब मैं तेरे को बहुत प्यार से कुछ बोल दूं और तेरी ले लूं, फिर तू बोलेगा कि हाँ बहुत बड़ा अच्छा आदमी यार, कितना मीठा बोलता है। Boldest and the baddest business voice in the nation, Mr. Rashneer Grover. एक इंसान जो 40 साल का होने से पहले 2 यूनिकॉर्न कंपनीज बना देता है, यानी ऐसी कंपनी जिनकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि अपनी तीसरी कंपनी का नाम ही 3rd यूनिकॉर्न रख देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ये कंपनी भी यूनिकॉर्न बनेगी। इंटरनेट पे अपने ब्लंट परसेप्शंस, रो लैंग्वेज और एरोगेंट पर्सनैलिटी की वजह से फेमस है, और जेनजी के लिए द कूलेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ ऑल टाइम्स है। और रिसेंटली अपने फेलो एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू के बारे में ये बोलता है, Like I see lot of similarities between you and Ankur Warikoo. मतलब इससे ज़्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुने हैं। मतलब मैं इतना ऑफेंड हो गया कि मैं सोच रहा हूँ उठ के चले जाता हूँ साला भी। भाई अंकुर वारिकू मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है। कुछ भी बोल दे, माँ बहन की गाली दे दे, कुछ नहीं बोलूँगा। अंकुर वारिकू नहीं बोलना है। जब से शार्क टैंक सीजन 1 लाइव हुआ है, रश्नीर ग्रोवर एके द यूनिकॉर्न बिल्डर का सोशल मीडिया पे अलग ही बोलबाला है। आई एक्चुअली लाइक हिज अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस, लेकिन उनके इस अप्रोच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। रश्नीर को सुन के ऐसे लगता है कि बहुत ही सॉर्टेड बंदा है, एकदम कूल लाइफस्टाइल है, लेकिन शायद चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आपको लगती हैं। इस वीडियो में जानते हैं रश्नीर को डीपली, एंड डेफिनेटली उनको एनालाइज करने के बाद काफ़ी सारे टेक अवेज लेके जाओगे आप लोग। ये कोई प्योर एक्सपोजे नहीं है जिसमें मैं उनको डीफेम या डी वैल्यू करने की कोशिश करूंगा। दिस वीडियोज मोटिव इज टू स्लाइटली ओपन योर ब्लाइंड फोल्ड, जो शायद आपकी आंखों पे लग गया हो रील्स और शॉर्ट्स को देख देख के। कई बार इंटरनेट पे ऐसा होता है कि विदाउट नोइंग द एक्चुअल स्टोरी हम किसी को फॉलो करना या किसी का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि वो कंटेंट हमें बल्क में दिखाया जाता है, और उसी इनकम्प्लीट और हाफ इन्फॉर्मेशन से हमारे दिमाग में काइंड ऑफ एक इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट पैदा होता है। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम उस इन्फॉर्मेशन पे फर्मली बिलीव करने लग जाते हैं जो कम्प्लीटली ट्रू है भी नहीं, लेकिन हमें जेन्युइन सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि उसके बारे में हमने बार बार सुना है। रश्नीर ग्रोवर के सोशल मीडिया पे ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है। शार्क टैंक पे जो उनका लोगों से और सिचुएशन से डील करने का तरीका रहा, उसको लोगों ने बहुत हीरोइक फॉर्म में कंज्यूम किया। उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्सेज पे, ब्लंट आंसर्स पे अनगिनत मीम्स बने, उनको इतनी पब्लिसिटी मिली कि कोई हद नहीं है, और उनके हिंट साइड बायस वाले अवतार को लोगों ने इतना पॉजिटिवली अप्रेज किया कि उनको एक लेजेंडरी बिजनेसमैन की तरह देखा जाने लगा। लेकिन क्या रश्नीर इस सब के लिए डिजर्विंग थे? चलिए जानते हैं। ये कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है 2018 से, जब रश्नीर ने भारत पे ज्वाइन किया। इससे पहले भी रश्नीर ने कोटक महिंद्रा में एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया था, एमएक्स में डायरेक्टर रहे हैं और ग्रोफर्स में CFO रहे हैं, लेकिन मेनली उनका जो प्रोडक्ट लाइमलाइट में आया था वो था भारत पे। 2018 में शाश्वत नकरानी और भाविक कोलातिया ने मिलकर भारत पे की शुरुआत करी, और 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए रश्नीर को अप्रोच किया, क्योंकि ऑब्वियसली रश्नीर का इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है, और मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट फर्म्स और बैंक्स के साथ काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी रहा है। तो जब शाश्वत और भाविक ने ये आइडिया रश्नीर को पिच किया, उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया, और तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भारत पे पर तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। नो डाउट रश्नीर के ऑन बोर्ड आने के बाद भारत पे एक रैपिड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब रश्नीर ने बाकी 2 फाउंडर्स को साइडलाइन करके अपने आप को भारत पे का फेस दिखाना चालू कर दिया। ये रश्नीर की आदत रही है कि उनको ऐसे बहुत जल्दी फील हो जाता है कि वो हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये पर्सनैलिटी बहुत कूल एंड ऑल लगती है, बट उनके आसपास के लोग जो उनसे रोज डील करते हैं वो उन्हें बहुत कम पसंद करते हैं। एनीवेज भारत पे उनका सब कुछ सही चल रहा था। अपनी वाइफ माधुरी जैन को वो एज द हेड ऑफ कंट्रोल्स ऑन बोर्ड ले आते हैं, और उसके बाद होता है शार्क टैंक इंडिया एंड हिज राइज टू सोशल मीडिया फेम। आप सबको पता है कि शार्क टैंक के दौरान उनके डायलॉग्स पर कितने मीम्स बने, और उनके स्लैंग्स जैसे कि दोगलापन और धंधा काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए। इतने वायरल कि दोगलापन जो शब्द है उसको रश्नीर पेटेंट करा लेते हैं, और अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी वो दोगलापन ही रख देते हैं। तो शार्क टैंक में वो पिक्चर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट करते हैं, और अपने परसेप्शन ऑफ बिजनेस को दूसरों पर थोप कर अपने आप को मोस्ट डोमिनेंट एंड क्लेवर पर्सन इन द रूम समझ लेते हैं। नो डाउट रश्नीर को बिजनेस की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ समझ है, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर उनको कोई आइडिया पसंद नहीं आया तो उस फाउंडर को वो आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। मोस्टली रश्नीर जब किसी डील से आउट हुए हैं, उन्होंने यही बोला है कि ये बिजनेस उन्हें बंद कर देना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि रश्नीर के मना करने के बाद वो बिजनेस डूब ही गए, जो सस्टेन करने वाले थे वो कर गए,
लेकिन एंटरप्रेन्योर जो एक्सपीरियंस लेके गए शार्क टैंक से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। एक एग्जांपल है बमर के फाउंडर का। वो रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बॉस तुम बोल दो फिर, अगर मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर हो जाएं, मैं हो जाऊंगा बाहर। वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट, इसीलिए अगर आप वो देखोगे कि एपिसोड में भी बीच में 2-5 सेकंड ऐसा दिखाया है, यहाँ पे मेरा पूरा मुंह उतर चुका है, लिटरली उतर चुका है। मतलब उसने वो पॉइंट पे ऐसी चीज बोल के क्वाइट लिटरली हिला दिया था। द गुड पार्ट उसमें भी वो हुआ था कि मेरा मुंह तो उतर ही गया था, बट अमन स्टार्टेड बैकिंग मी अप, विनीता स्टार्टेड बैकिंग मी अप, नमिता ऑल्सो स्टार्टेड बैकिंग मी अप कि तू टेंशन मतलब मैं देता हूँ, राइट? दैट वाज माय कॉन्फिडेंस बूस्टर ड्यूरिंग द पिच। अश्नीर का राइज टू फेम बहुत एक्सपोनेंशियल हुआ, लेकिन उसी समय एक और दिक्कत आती है अश्नीर की प्रोफेशनल लाइफ में कि भारत पे में उनके और उनके वाइफ के इक्वेशंस बिगड़ जाते हैं। इस स्टोरी में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं इस पर, लेकिन इन शॉर्ट ये बता दूं कि अश्नीर और उनकी वाइफ पर एलिगेशंस लगाए गए कि हायरिंग के नाम पर लगभग 50 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे कुछ शेल कंपनीज को, यानी कि ऐसी कंपनी जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ पेपर्स पे एग्जिस्ट करती हैं। और ये कंपनीज और मनी ट्रांसफर लिंक थे पानीपत से, और अश्नीर की वाइफ माधुरी अनफॉर्चुनेटली पानीपत से ही हैं। ऑडिट में ये चीज़ें सामने आई, पहले माधुरी से रिज़ाइन लिया गया और फिर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स के बाद अश्नीर ने भी रिज़ाइन दे दिया। अश्नीर के अकॉर्डिंग ये पूरी एक साजिश थी, लेकिन जो फैक्ट सामने आए वो यही कहते हैं कि ऑल द स्कैम वाज रियल एंड माधुरी और अश्नीर का टर्मिनेट होना जायज़ था। और ये मुद्दा सामने तब आया जब कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय के साथ उनका एक ऑडियो लीक हो जाता है। बेसिकली उस इंसिडेंट के बाद पता चला कि जो बिहेवियर वो ऑनलाइन शो करते हैं वो सिर्फ एक एरोगेंट और रूड बिहेवियर नहीं है, बल्कि दिस गाय इज जेन्युइनली डीलिंग विद सम इश्यूज। इन जनरल टर्म्स अश्नीर एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक इंसान है और सीवियर एंगर इश्यूज से डील कर रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए ऑडियो सबसे बड़ा सोर्स है। तो हुआ ये कि नायका का आईपीओ आने वाला था और अश्नीर ने सोचा कि 500 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा से लोन लेंगे और आईपीओ में लगा देंगे और फिर बनेगा मोटा पैसा। ये वो पहले भी कर चुके थे जब 95 करोड़ रुपए कोटक से लेकर जोमेटो के आईपीओ में डाले थे, और फिर उस आईपीओ में अश्नीर ने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था। और नायका के आईपीओ के टाइम वो ये सब रिपीट करना चाहते थे, और इस बार माधुरी और अश्नीर ने 250-250 करोड़ रुपए का लोन लेकर आईपीओ में डालने का सोचा। और एंड मोमेंट पे कोटक के एम्प्लॉय यानी कि अश्नीर के आरएम ने उनको बोला कि कोटक फंड्स एलोकेट नहीं कर पाएगा, और उसके बाद ओपनली अश्नीर ने कॉल पे अपने आरएम को जान से मारने की धमकी दी। लिटरली ये बोला कि आज तेरा खून हो जाएगा। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। मैम आई एम नॉट टॉकिंग बट मैम सुबह आई वॉज आप लोगों के पास नहीं पूछो तो आप लोगों ने झूठ बोला है। अगर आप लोगों के पास एलोकेशन नहीं थी तो आपको कमिट क्यों किया? मैम देर मैम you think if anything was in our control, we wouldn't have done it, ma'am. तेरे कंट्रोल में नहीं है ना। आज रात को मैं तेरे को तेरा खून हो जाएगा आज रात को। Sir, please calm down. Sir, you are a role model to me. Please calm down, sir. Please. Sir, please. Sir, please calm down. Honestly saying. सर मेरा आप इनकाउंटर कराओ, आप जो मर्जी कराओ, इफ इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन प्लीज गेट इट डन। इस ऑडियो की लीक होने के बाद अश्नीर ने ट्वीट किया कि ये सब फेक है और कोई इंसान उनसे 2 करोड़ रुपए ठगने के लिए इस ऑडियो के नाम पे उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ही क्लियरली डिनाइड कि वो ऑडियो उनकी नहीं थी, जो कि एक साफ झूठ था। क्लियरली उस ऑडियो में माधुरी और अश्नीर दोनों की आवाज़ थी और वो एकदम रियल ऑडियो थी। The 6th of January, you tweeted saying that viral audio clip is fake. I'm quoting you, folks, chill, it's a fake audio by some scamster trying to extort funds to the tune of $240,000 in bitcoins. I refuse to buckle. I've got more character and the internet has got enough scammers. On the 8th of January, you delete that audio clip and it was taken off all social media. Can you explain this to us, Ashneer? What, because as I pointed out, this really was the start of the unraveling, so to speak. Was that you? Was it not you? Absolutely, it was not. और इसी कॉल रिकॉर्डिंग लीक के बाद अश्नीर को क्वेश्चन किया जाने लगा और भारत पे के अंदर चल रहा स्कैम भी उसी के बाद सामने आया। नो डाउट अश्नीर एक एक्सट्रीमली स्मार्ट बिजनेसमैन है, मार्केट की समझ है, फाइनेंसेस जानते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म से नेटवर्क्स हैं, धंधा बनाना आता है और इन्हीं स्किल्स की वजह से कंपनीज की ग्रोथ भी करवाई है। सोशल मीडिया पे काफ़ी कूल और फनी भी दिखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज ह्यूमिलिटी।
और वही उनमें लैक कर रही है। सॉरी टू से बट अश्नीर जैसे बिजनेसमैन को रोल मॉडल कंसिडर करना इज अ वेरी क्वेश्चनेबल डिसीजन। आजकल सोशल मीडिया से खूब पैसे भी कमा रहे हैं और शायद नया वेंचर क्रिक पे भी जल्दी यूनिकॉर्न बनेगा, हो जाएंगे करियर में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल। बट ह्यूमिलिटी मिसिंग है, तो वही बात है कि लोग तभी तक फॉलो करेंगे जब तक वो उन्हें एंटरटेन या एजुकेट कर रहे हैं। और अभी एजुकेट का तो पता नहीं, लेकिन एंटरटेन और डीमोरलाइज तो दबा के कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट्स में लिखो और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है। अंकुर वारिको पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।